हाँ, तो हम देखेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं, मतलब मांसपेशियों वाली कोशिकाएं। चित्र 6.8 में मतलब जो चित्र बनी है, इसमें इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, जब वो फैलती हैं या संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उसी के कारण हमारे शरीर के अंदर गति प्रदान होती है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जो रक्त का काम होता है, तो कई प्रकार के पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है, और यकृत और वृक्क तक इसमें उत्सर्जन के लिए पहुंचा दिया जाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। इनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में रक्त और पेशियां जो हैं, दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि इपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। मतलब सभी ऊतक के अलग अलग कार्य होते हैं। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। जो रक्त होता है संयोजी, मतलब एक दूसरे को जोड़ना, तथा पेशी और पेशीय ऊतक का, पेशी और पेशी ऊतक का भी उदाहरण है। फिर आता है इपिथीलियम ऊतक। इपिथीलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक इपिथीलियम ऊतक। मतलब हमारे शरीर के ऊपर जो बाहरी त्वचा है, यह शरीर की रक्षा करने वाले जो भी, मान लो ऊपर जो हमारी स्किन वगैरह जो पाई जाती है, वो सब इपिथीलियम ऊतक। इपिथीलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिकाएं, वृक्कीय नली आदि सभी इपिथीलियम ऊतक से बनी होते हैं। इपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, मतलब पास पास होती हैं, और जे एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं, एक परत बनाती हैं, और इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है,
या बाहर निकलता है वह इपीथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की इपीथीलियमी कोशिकाओं के बीच की परंपरागत शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थ के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी इपीथीलियमी को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न इपीथीलियमी की संरचनाएं भिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिका में रक्त नलिका, अस्तर या कुपिका जहाँ पदार्थों का संवाहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी इपीथीलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल शल्की इपीथीलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर शल्की इपीथीलियम से ढका। आहार नाली जो मुंह का स्तर वो भी इपीथीलियम ऊतक से। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की इपीथीलियम की बनी होती है। त्वचा की इपीथीलियमी कोशिकाएं इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन इपीथीलियमों को स्तरित शल्की इपीथीलियम मतलब त्वचा में कई परतों में होती जिसमें कोशिकाओं को फटने या टूटने से बचाती हैं। जहाँ शोषण का स्राव होता है जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहाँ लंबी इपीथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार इपीथीलियमी अवरोधक को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं। श्वास नली में स्तंभाकार इपीथीलियम ऊतक में पक्षाभ होते हैं जो कि इपीथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्म को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार की इपीथीलियमों को पक्षाभी स्तंभाकार इपीथीलियम भी कहते हैं। घनाकार इपीथीलियम वृक्क नली, वृक्क मतलब होता किडनी, किडनी की नली तथा लार ग्रंथि, मुंह में जो लार ग्रंथि के स्तर का निर्माण करती हैं जहाँ उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। एपिथीलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है जो एपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। फिर आगे कल पढ़ेंगे संयोजी ऊतक।